अच्छा, फिर ये भी होता है ना कि जब वो इतनी ज़्यादा पैनिक नहीं होती और इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट और एग्जॉस्टेड नहीं होती, तो जब हमें उसको पुश कराने की ज़रूरत होती है एट द एंड ऑफ द टाइम, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, सही, और वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, उनका शुगर लेवल लो हो जाता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस वक्त अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर नगीना राशिद के साथ ये डिस्कस करेंगे कि हम अपनी जो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस है, जो वो पूरा प्रोसीजर है, उसको हम कैसे आसान और कैसे कामयाब बना सकते हैं। जी डॉक्टर नगीना, कैसी हैं डॉक्टर साइमा? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आजकल ना थोड़ा सा पेशेंट्स में ये एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही 9 मंथ शुरू होते हैं और उनको ये एंजाइटी शुरू हो जाती है कि डॉक्टर हम कहीं सिजेरियन पेंडअप तो नहीं कर जाएंगे, तो उसमें कुछ हेल्प्स हैं जो कि हम पेशेंट की कर सकते हैं, जिसमें हम उनकी नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा उनको गाइड करते हैं सारी चीज़ पे ना। अच्छा, ये 9 मंथ में नहीं, ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। हाँ, जैसे हम पहले भी बात करते हैं कि आप बिल्कुल जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो बिल्कुल ना हो जाए, तो फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं जो अपने आप को एक्टिव रखते हैं, उनमें डेफिनेटली नॉर्मल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वेट गेन ज्यादा ना करें, बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है वो स्टेगनेंट लाइफस्टाइल में ना जाएं, और दूसरा ये है कि अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसको ठीक रखें। फिर फोर्थ उनके अंदर ये हो जाता है कि अगर हम पेशेंट को 9th मंथ पे भी ये गाइड करते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी जो वॉक है ना वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें। जैसे अगर आपको लगता है 15 मिनट्स ही कर सकते हैं तो वो वॉक रखें, ताकि थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी से ये होता है कि हेड जो है वो 9 मंथ्स में इंगेज होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, हम पेशेंट को जब बुलाते भी हैं 9th मंथ के हर वीकली विजिट के ऊपर, तो हम उनकी स्वीपनिंग कर देते हैं, जिससे उनका यूट्रस के मुंह को हम थोड़ा सा आर्टिफिशियली खोल देते हैं। उससे ये होता है कि थोड़ी सी प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होती हैं और उनकी पेन्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, हम ये करते हैं कि पेशेंट्स को हम फिजिकल एक्टिविटी के अलावा एक्सरसाइजेस बता देते हैं, जैसे कि योगा की जो ये पालती पोजीशन है ना, जैसे पाँव को इकट्ठा करके बैठ जाएं, योगा की पोजीशन में बैठ जाएं, डीप ब्रीदिंग करें, घर से बाहर निकलें, 15 मिनट के लिए डीप ब्रीथ करके होल्ड करें, बच्चे की ऑक्सीजन बेहतर हो जाती है और उसके साथ आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल, इनका रोल है, फिजिकल एक्टिविटी का बहुत रोल है। और जैसे आपका 34 वीक्स होता है, यानी 8 मंथ खत्म होकर 9 स्टार्ट होता है, तो ये जो हम रूटीन में कह रहे थे ना कि अपनी रूटीन की एक्टिविटीज को रखें, फिर हम वो एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें ये डर कम हो जाता है कि वक्त से पहले डिलीवरी हो जाएगी, वाटर बैग ना लीक कर जाए, तो वो चूंकि जैसे हमारा डर कम होता है तो हम इनकरेज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये है कि जैसे अब हमारे पास साइमा एपिड्यूरल की भी तो फैसिलिटी मौजूद है ना। पहले तो दो फेयर होता है ना, दर्द का फेयर होता है ना, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां ये रिक्वेस्ट कर देती हैं वो पेल्विक वो अपना चेकअप नहीं करवाना चाहती, इंटरनल एग्जामिनेशन से बहुत खौफ होती है, या वो बहुत ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी चाह भी रही होती है, साथ वो एग्जामिनेशन भी नहीं कराना चाह रही होती है, या वो पेन नहीं लेना चाह रही है, तो हाँ, उनके लिए एपिड्यूरल बहुत अच्छी चीज है। लोग बहुत ज्यादा खौफ है। हालांकि अगर बताया जाए तो एपिड्यूरल, तुम देखो कि साइमा, क्या एक छोटा सा कैथेटर लगना है, क्या उसमें छोटे छोटे बोलेसिस लगने हैं। अच्छा, फियर क्या है? फियर ये है कि डॉक्टर नगीना इससे तो बाद में कमर में दर्द हो जाएगी। दूसरा फियर ये है कि इससे हम टांगों से पैरालाइज हो जाएंगे। तीसरा फियर ये है कि इससे बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं होगा, फंस जाएगा। चौथा, लोगों को ये फियर है कि जी इसकी लेटर ऑन कहीं कॉम्प्लिकेशंस किसी भी चीज की हुई तो वो इससे रिलेट कर दी जाएंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इन फियर्स को सबसे पहले हमें एड्रेस करना चाहिए कि लोग जब भी आप कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर करवाते हैं उसके लिए आपसे कंसेंट लिया जाता है, बिल्कुल साइन कराई जाती है, आपको उसके जो नुकसान पॉसिबल है वो बताया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नुकसान आपको बिल्कुल हो जाएगा, यानी जैसे ना, जैसे आप गाड़ी लेके निकलते तो एक्सीडेंट का डर तो रहता है, बट एट द सेम टाइम उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जो आपसे रिस्क फैक्टर्स बाहर साइन करवाते हैं, वो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो आपको हो जाएंगे, उसका चांस लेस देन 1% होता है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उसका फायदा आप देखें, 99% में आपका फायदा हो रहा है। और जो एक औरत जो सिर्फ खौफ की वजह से नॉर्मल डिलीवरी से भाग होती है, या हमें समटाइम्स सिर्फ टाइम चाहिए होता है कि हो सकता है अगले नेक्स्ट 3 से 4 घंटे में डिलीवर हो जाए, जो कि घर वाले भी परेशान है और वो भी परेशान है, औरत भी परेशान है, तो वो नहीं कर पा रही, परेशान है, वो नहीं उस टाइम को कर पा रही होती, तो एपिड्यूरल बेस्ट इलाज है उस टाइम के ऊपर पेशेंट को एडवाइस देने का। अच्छा, फिर ये भी होता है ना कि जब वो इतनी ज्यादा पैनिक नहीं होती और इतनी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट और एग्जॉस्टेड नहीं होती, तो जब हमें उसको पुश कराने की जरूरत होती है एट द एंड ऑफ द टाइम, हार्ट बीट पे पेशेंट बहुत ज्यादा एंजाइटी में होती है ना, चीख रही होती है, तो बिल्कुल हार्ट बीट बहुत बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, और वो बिला वजह ना वो कहते हैं ना वक्त से पहले पुश करना शुरू हो जाती है, जिससे बेबी के हेड के वैसे कैपिट बनना शुरू हो जाता है, या वैसे उसकी हार्ट बीट खराब होना शुरू हो जाती है, या वो इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है कि जब हम नॉर्मल वर्क के लिए
उसके घर वाले बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं। आप वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो बार बार आके कह रहे थे आप देखें वो उससे नहीं हो रहा, आप देखिए उससे नहीं हो रहा, वो उसकी नहीं आप कर दे सिजेरियन, और हमें पता चल रहा होता है कि मंजिल तो बड़ी करीब है, डिलीवर हो जाएगी, 3 घंटे की बात है। ये बात दफा ऐसा होता है कि अभी स्टार्टिंग होता है, हमें अंदाजा होता है कि नहीं डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन घर वाले समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ये कुछ सूरत हाल में भी आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ब्लेसिंग है। मैं भी जो लोग लगवाते हैं वो कहते हैं ये ब्लेसिंग है, सही बात है। तो उसकी जो प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं वो हम सॉल्व भी कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम को थोड़ा सा लंबा हो जाता है सेकंड स्टेज जब उनकी डिलीवरी थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन तब पेशेंट टाइम ले जाता है। बिल्कुल। दूसरा साइमा तुम ये भी तो देखो ना कि लगाने वाले पे भी तो डिपेंड करता है ना। अब आप हर हॉस्पिटल में एपिड्यूरल की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, लेकिन जब हैं जहाँ पे और एक्सपर्ट लोग हैं लगाने वाले, तो फिर आपको ये फैसिलिटी ले लेनी चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो देर एंड देन उसको हैंडल कर लेते हैं। अब हम पेशेंट्स को ऐसे ही समझाते हैं कि जैसे आपके पास पहले पैम्पर्स नहीं थे, तो आप पैम्पर्स को एंजॉय नहीं करते थे, तो अब आपके पास है तो पैम्पर को नुकसान तो नहीं दे रहे ना। तो इसी तरह से छोटी छोटी जो एड ऑन चीजें हैं जिंदगी में, ये आपको बेहतर कर देती है। अच्छा, इस तरह एक और भी इसमें बात है कि लोगों को लगता है शायद गायनेकोलॉजिस्ट का फायदा, समझते हैं कि शायद हमारा इसमें कोई फायदा, हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है। हमें तो अच्छा लगता है, पेशेंट को पेन आ रही होती है, पेशेंट बड़ा अच्छा कर देता है पेन में, और लंबा नहीं होता टाइम, लगता है टाइम का, लेकिन उसमें ये होता है कि आपका जो एंजाइटी लेवल होता है वो डेफिनेटली आपके डॉक्टर के ऊपर भी आ रहा होता है। जब आप शोर शराबा कर रहे होते हैं तो फिर डॉक्टर को भी जल्दी पड़ी होती है, वो फिर अननेसेसरी कोई आपको इंटरवेंशन वगैरह भी लगाना शुरू कर देते हैं, आपको जल्दी शिफ्ट भी करवा लेते हैं, तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, और डॉक्टर को इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि एनेस्थेटिस्ट का काम होता है, उसी ने लगाना होता है, जो आप पे करते हैं वो भी ही जाता है। और जो मिथ है ना कमर दर्द वाला, आप देखिए नॉर्मल डिलीवरी की अगर आप 10 पेशेंट बिठा लेना जिसमें 5 ने एपिड्यूरल लगाया होगा और 5 ने एपिड्यूरल नहीं लगवाया होगा, तो इक्वल नंबर आपको बताते हैं कि जिनकी कमर में बिल्कुल ऐसे ही है, वो सबके ही होती है। और मुझे तो लगता है कमर का दर्द तो सिर्फ और सिर्फ ना हमारे पोस्चर से और हमारे वेट से रिलेटेड होता है, ये हमारे कॉमन है। लड़कियां प्रेग्नेंट होती है साथ ही आपकी कमर में दर्द, तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखो जो तुम्हारी विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी ना वो ऑलरेडी है, प्रेगनेंसी ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल एट द एंड तक जाते जाते अगर तुम खाओगी होगी तो ये बढ़ जाएगी, बिल्कुल कमर की दर्द तो ऑलरेडी वहां पर होती है। दूसरा जो हैवी ब्लीडिंग का, सिजेरियन वालों को बिल्कुल, तो उसका तो वाकई इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जितना हम एपिड्यूरल के साथ पेशेंट फैसिलिटेट होकर डिलीवर हो जाता है, तो फिर वो क्या है कि फिर वो डॉक्टर का भी एक वो क्या कहते हैं बैज ऑन शोल्डर जो है वो बढ़ जाता है कि जी इस डॉक्टर ने हमें नॉर्मल डिलीवर करा दिया और बहुत इजीली करा लिया। हाँ बिल्कुल ऐसी बात। तो वो पेशेंट्स के जो दिमाग में एक नॉर्मल डिलीवरी का खौफ है वो भी निकल जाता है। डॉक्टर के बिहाफ पे भी आपको सिर्फ ये एड ऑन बेनिफिट मिलता है कि आपको सिर्फ ये लगता है कि मेरा पेशेंट कंफर्टेबल रहा है, आपको टाइम मिल जाता है। अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी करवाने में आपको 8 से 10 घंटे चाहिए, जो कि नॉर्मल टाइम होता है, तो वो कंफर्टेबली आपको मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें ये होता है कि अगर आप सक्सेस रेट को बढ़ाना चाह रहे होते हैं तो फिर आप अगर अपने एपिड्यूरल लगाया हुआ है तो जो आखिर का टाइम होता है ना उस वक्त आप उसकी इन्फ्यूजन बंद करते हैं ताकि पेशेंट को वो प्रेशर फीलिंग्स वो आना शुरू हो जाए, ताकि वो पुश कर पाए। सही बात और है। हमें फिर कोई वैक्यूम या इंस्ट्रूमेंट लगा के बच्चा ना डिलीवर करना पड़े। बिल्कुल। और मुझे लगता है सामा सारी चीज में ना एक फीमेल का एज अ पेशेंट बहुत बड़ा रोल है। अगर पेशेंट ये शुरू से दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ले लेती है ना कि यार मैंने कोऑपरेट करना है डॉक्टर के साथ और मैंने एट द एंड तक जाना है, जैसे कि तुम देखो कि कुछ पेशेंट्स 37 वीक्स पे कहती है जी डॉक्टर साहब हर सूरत में थक गई हूँ, बच्चा निकाल लें। आप देखें कि हम कहते हैं कि पेशेंट अगर ठीक चल रहा है, लाइक ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आप 40 वीक्स तक जाएं, क्यों नहीं आप 40 वीक्स तक वेट करते हैं? तो वो जल्दबाजी, और वो जल्दबाजी की वजह से मसलों में, तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप अपने डॉक्टर की एडवाइस को ज्यादा फॉलो करना चाहिए रादर देन के मिथ्स को कि जी बस मेरा बच्चा पोस्टेट हो गया है, मेरा बच्चा टाइम से बाद हो गया है और मैं नहीं अब बेयर कर सकती। और दूसरा ये कि जब आप नॉर्मल लेबर के प्रोसेस से गुजरे तो कम से कम 10-12 घंटे फिर वो जो पेशेंट्स डॉक्टर दिखा रहा होता है ना वो पेशेंट को भी दिखानी होती है कि वो पेशेंट भी उतना ही पेशेंट हो कि नहीं मैंने अपनी बर्दाश्त के साथ और हौसले के साथ मैंने ये टाइम गुजारना है। अच्छा, दूसरी बात है कि जैसे अब आपका नॉर्मल लेबर स्टार्ट होता है और या इंडक्शन भी स्टार्ट होती है तो लोग ये भी करते हैं कि बिल्कुल खाना पीना बंद कर देते हैं, वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, उनका शुगर लेवल लो हो जाता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस वक्त अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अगर आपके साथ कोई कंपेनियन कोई आपको हेल्प करने के लिए है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो आपके साथ होता है, आपको सपोर्ट रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई फीमेल अटेंडेंट या जो है वो आपके साथ अगर है तो वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये भी नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल बड़ा एक रोल प्ले है। अगर आप एपिड्यूरल नहीं लगाते तो आप चलते फिरते रहे, आप राइट पोजीशन में रहे, बिल्कुल जिस पोजीशन में आप रहना पसंद करते हैं उसमें रहे और इसको अपने सर पे सवार ना करें। टाइम मत गिने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड सब ये भी है कि आप टाइम गिनना छोड़ दें कि इतने घंटे हो गए हॉस्पिटल आए हुए, ये बहुत बड़ा
एक नेगेटिव है, तो डॉक्टर भी उस वक्त स्ट्रेस ले लेता है कि बड़ा टाइम हो गया, और मरीज भी ले लेता है, और बिल्कुल सीख भी रहा है। बिल्कुल, ये सारी चीजें मिलकर मेरे ख्याल में अभी रिसेंटली देखा नहीं साइमा, जब हम डिलीवर करा रहे थे तो 4 घंटे वो बेचारी पेशेंट किस बुरी कंडीशन में थी, लेकिन फैमिली ने रिफ्यूज कर दिया कि जी नहीं, हमने एपिड्यूरल नहीं लगवाना, और हालांकि हम देख रहे थे कि वो नॉर्मल डिलीवर हो सकती है, रीसेंट एक्सपीरियंस था। एपिड्यूरल होता है तो वो पेशेंट बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, नॉर्मल डिलीवर होगी लेकिन बड़ी पेन के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ, और उसमें हमें बड़ा स्टैंड लेना पड़ता है कि नहीं, थोड़ा सा टाइम इसको और देते हैं, थोड़ा सा टाइम और देते हैं। बिल्कुल, सिजेरियन सेक्शन करवाने को राजी हो जाते हैं एपिड्यूरल को, एपिड्यूरल का सिजेरियन सेक्शन में भी वैसे ही नीडल जो है वो नीडल लगती है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जो है मेरा ख्याल है कि एक रोल प्ले करती हैं। क्या प्रेगनेंसी, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जहाँ पर जो है वो पेशेंट की जो घर वाले हैं, वो पेशेंट तो चाह रही होती है, तकलीफ में होती है, वो तो उस वक्त सिजेरियन चाह रही होती है, डॉक्टर सिजेरियन कर दे। इस वक्त घर वालों का रोल आता है ना कि वो इस बात को डॉक्टर से डिस्कस करें, और अगर आपको डॉक्टर कह रहा है कि नहीं ये सेफ है, बहुत सारे लोग लगाते हैं और उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल, तो फिर उस बात को फिर लेकिन साइमा दूसरी बात ना ट्रस्ट की भी आ जाती है। अब बात ये है कि लोग समहाउ डिजिटल मीडिया पे कुछ थोड़ी सी नेगेटिव प्रमोशन देना, गायनेकोलॉजिस्ट का ये इमेज बहुत खराब कर दिया है कि दे डू द सिजेरियंस फॉर मनी एंड दे डू कट द पेशेंट्स, और ऐसे है और वैसे है। असल में ये ख्याल है सारी चीजें जो हम कह रहे हैं, और ये भी शायद प्रॉब्ली आपको ऑपरेशन की तरफ लेके जा रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह कि मेरा ख्याल है, मैंने तो ना सोचा है कि लास्ट 10 इयर्स में कि नॉर्मल डिलीवरी और सेक्शन की ना फीस ही एक चार्ज की जाए, ताकि पेशेंट के दिमाग से सबसे पहले तो ये मिथ खत्म हो कि डॉक्टर जो है वो मनी के लिए कर रहे हैं। बताओ, मेरी ऑलमोस्ट सेम है, मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब यही पेशेंट्स जो है ना माइंड से ये क्यों किया गया है, क्योंकि हॉस्पिटल चार्जेस का फर्क आ जाता है और लोग ये समझते हैं, बिल्कुल। अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन की चार्जेस का एज इट इज डॉक्टर का कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि एक्सपर्टीज आपको बिल्कुल। अब यही बात लोगों को बताने की जरूरत है कि शायद ये जो पैसे हम ज्यादा दे रहे हैं ना, तो शायद डॉक्टर ने ज्यादा चार्ज कर लिया, इसलिए वो सिजेरियन करना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, जो फी का स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ स्टे की वजह से या शायद एनेस्थेटिस्ट की फीस और पोस्ट ऑप की होता है कि नॉर्मल से सिजेरियन में टाइम बच जाता है, लोग समटाइम्स शायद ये कर रहे हैं, यही बात हम करें कि आपने टाइम देना है। बिल्कुल, तो अगर आप टाइम देंगे तो ऑब्वियसली फिर आप नॉर्मल डॉक्टर को ट्रस्ट करें, टाइम दें, और अगर जो भी डॉक्टर आपको गाइड करता है ना, अगर उसको फॉलो करें ना, तो मेरा ख्याल है चीजें बहुत हद तक स्मूथ हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। और अगर फिर उस वक्त किसी वजह से आपका सी सेक्शन बन रहा है और वो कोई जेन्युइन रीजन है, तो डेफिनेटली पेशेंट को भी बुरा नहीं लगता, डॉक्टर भी सेटिस्फाइड, बिल्कुल सेटिस्फाइड होता है। और उसमें भी फिर ये है कि आपको ये ट्रस्ट होता है कि मेरे डॉक्टर ने मेरे लिए जो भी डिसीजन किया, इट वाज गुड फॉर मी, फॉर माय बेबी एंड फॉर मी। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।